हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल योलो अनकट में। और आज हम आए हैं चिखली विधानसभा क्षेत्र में, जो कि है महाराष्ट्र में। और हम आज यहाँ मिलने वाले हैं यहाँ के एक स्पेशल पर्सनैलिटी जिनका नाम है श्री राहुल भाऊ बुंद्रे, कि जो यहाँ पे पूर्व विधायक है, जो 2009 से लेकर 2019 तक 10 साल यहाँ पे विधायक रह चुके हैं। हेलो भाऊ, थैंक यू। आपने इतने नमस्कार। शॉर्ट टाइम में इतने हमें टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलो, मुझे बड़ी खुशी हुई। बहुत दिन से हम ट्राई कर रहे थे आपसे मिलने का, पर टाइम ही नहीं लग रहा था आपका और हमारा टाइम मैच नहीं हो रहा था। चलो, बिजी था, कहीं बाहर था। लेकिन चलो, आज इतनी देर क्यों ना हो, लेकिन आराम से फुर्सत से बात कर सकते हैं। राइट 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 वो। तो बेसिकली अभी इसमें हम ये जानना चाहते हैं भाऊ आपसे कि जैसे कि आपका पॉलिटिकल लाइफ तो सभी जानते ही है, आपके बारे में ऑलमोस्ट सबको पता ही है कि आपका पॉलिटिकल करियर आज तक कैसा था, आपकी क्या लाइफ है, आपकी डे टू डे रूटीन क्या है। बट हमें ये जानना है कि इसके पीछे वाले भाऊ कैसे है, कि भाऊ का पर्सनल लाइफ क्या है, भाऊ खुद के लिए टाइम कैसे निकालते हैं, इतना सब कुछ मेंटेन करते हैं। तो ये कैसे करते हैं भाऊ आप, मतलब क्या है इसका राज? नहीं, कोई राज नहीं है, कुछ नहीं है। बस अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ऐसा हमारे पिताजी हमेशा मुझे बताते थे, कहा करते थे। और सिर्फ मुझे नहीं बताते थे, खुद वो रात में कितने बजे भी सो, वो हमेशा 3-3:30 बजे सुबह सुबह जग जाते थे। राइट। और फिर 3-3:30 बजे से उनकी दिनचर्या शुरू हो जाती थी। तो मैं हमेशा देखता था कि उनको दिन भर में काफी समय मिल जाता था काम करने के लिए, काफी समय मिल जाता था। और ये 1-2 दिन नहीं, मैंने 1-2 दिन भी उनको लेट जगते हुए देखा नहीं उनके जिंदगी में। अरे बाप रे। नेचुरली आराम से, कुछ कोशिश भी नहीं करते थे, आराम से जग जाते थे। और रात में 10 बजे तक काम करते रहते थे। 10 बजे उनका दिन खत्म हो जाता था। तो मैं भी सोचता, यानी हमेशा कि जल्दी जग जाना। 6 बजे इसके पहले मैं मेरा दिन शुरू कर देता था। बैडमिंटन खेलने जाता था, वॉक करने जाता था। अभी जस्ट मैंने विपश्यना में करके आया हूँ 10 दिन की। तो वहां तो 4 बजे सुबह जगना ही पड़ता था, कंपलसरी। अरे बाप रे। तो अभी उसके बाद जब से मैं वहां से लौटा हूं, तो मैंने और 1 घंटा शॉर्ट कर दिया है। 6 बजे से पहले अभी मैं 5 बजे उठना है। यस, किसी भी हालत में दिन शुरू करना ही है 5 बजे। अरे वाह। 1 घंटा विपश्यना करके काम शुरू कर देता हूं। तो मैं देखता हूं कि जितना जल्दी दिन शुरू कर देते हो, उतना ज्यादा टाइम मिलता है, उतना ज्यादा समय अपना दिन का बढ़ जाता है, काम ज्यादा होता है। और काफी एनर्जी भी फील करता हूँ। जितने जल्दी जगते हो उतनी और ज्यादा एनर्जी मिलती है। अरे वाह। तो इस तरीके से चलता है। वैसे कोई दिन का शेड्यूल तो कोई फिक्स होता नहीं है। राइट। आज या तो कल वहाँ, दिन भर कहीं ना कहीं चालू ही रहता है। रात में कितने बजेंगे ये भी पता नहीं होता है। लेकिन एक है कि रात में कितने बजे भी सोना है, लेकिन जगना 6 बजे 5 बजे 5 बजे ही है। अरे वाह। और अगर हो सके तो और उसको आधा घंटा 1 घंटा और शॉर्ट करके 4 बजे से दिन शुरू करना है, ऐसा मैंने सोचा है। लेकिन पता नहीं कब होता है वो। फिलहाल तो 5 बजे शुरू हो जाता है। अरे वाह। और दिन भर भाऊ इतनी एनर्जी कैसे बनी रहती है, मतलब कंसिस्टेंटली? बस काम में लगे रहो तो अपने आप एनर्जी आती रहती है। वो तो इलास्टिक होता है ना, जितना खींचो उतना बढ़ता है, खींचे जाता है। अरे वाह। बस वैसे ही काम करते रहो तो काम करने की एनर्जी अपने आप आपके अंदर आ जाती है। राइट। तो भाऊ फिर भी 5 बजे से आप दिन चालू करते हैं, फिर दिन भर इतनी एनर्जी, फिर बाहर आप रहते हैं, दिन भर बाहर रहते हैं, इतने लोगों से मिलना, ये उसके बाद आपका क्या बोलते हैं उसको, डाइट किस हिसाब से होता है फिर, मतलब मैं कोई डाइट पे ख्याल नहीं देता हूँ। बस भूख लगती है इसलिए खाना, ऐसा फिलहाल तो चल रहा है। ये तो ठीक नहीं है, लेकिन बस उस तरीके से, पता नहीं क्यों, लेकिन गलत है या सही मुझे पता नहीं, लेकिन दिन भर में जैसे मैं काम करते रहता हूँ तो भूख प्यास सब भूल जाता हूँ। मैं तो खाना खाने के लिए भी जब घर से फोन आते तो याद आता है कि खाना रह गया। और दिन भर में पानी भी बहुत सी बार भूल जाता हूँ पीना।
तो इतना काम करते रहता हूँ, तो भूख प्यास तो लगती नहीं है। और खाना मेरा कोई टाइम शेड्यूल कोई नहीं है कोई fix है। टाइम शेड्यूल नहीं है, कोई खाने में मेरी फेवरेट डिशेस नहीं है, अरे बाप रे। कुछ नहीं है, बस काम करते रहना, बस उसी से पेट भर जाता है। अरे वाह। तो डाइट का भी सवाल नहीं। और एक एक की विदाउट डाइट हाँ, सब मेंटेन हो जाता है। मैं कम से कम 15-20 साल से देख रहा हूं, मेरा वेट 1 किलो प्लस माइनस फ्लक्चुएट होता है सिर्फ 1-2 बस, किलो। कुछ नहीं बाकी होगा, कुछ बाकी नहीं, ज्यादा उससे भी कुछ नहीं, कम फर्क भी नहीं नहीं। पड़ता है वेट में। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। पर आपको घर से भाभी का वगैरह कोई में फोन नहीं आता कि या आप गए? बस उन्हीं का फोन आता है तभी ख्याल आता है कि खाना खाना रह रह गया। गया और उनका तो सिर्फ इतना बोलना रहता है कि आप दिन भर में कितना चाहे काम करो, सिर्फ 2 वक्त टाइम से खाना खाओ। टाइम पे खाना खाओ, बस इतनी रिक्वेस्ट उनकी होती है। और मेरे और उनके झगड़े भी यानी कभी होते नहीं, और हुए तो बस खाने से ही होते, खाने पे। खाने का टाइम जो है टाइम बस उसको उसी पे से को होते हैं, लेके। बाकी कुछ नहीं। अरे, अरे वाह। बट फिर भी भाऊ आपको मतलब कि ऐसे कभी होता है कि समझो आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो भाभी ने आपको टिफिन दिया हो साथ में कि चलो रास्ते में जाएंगे तो खा लो, या फिर ऐसे ऐसे कभी होता है? हाँ, नहीं अभी फिलहाल उस वक्त उस तरीके से हम कर रहे हैं मैनेज, क्योंकि खाना वक्त पे होता नहीं है, तो टिफिन लेके चलो साथ में। हाँ आजकल वैसे कर रहे हैं। तो फिर काफी टिफिन जब से आ रहा है हाँ। तब खाना टाइम से हो रहा है काफी अपना, हाँ। उस पे कंट्रोल आ Manage हो गया रहा है, है। वक्त पे हो रहा है। ओके ओके, अरे वाह, ठीक ठीक। फिर आप और टिफिन जब से आ रहा है तब से एक बात होगी। एक बार हमारे एक दोस्त थे, वो खाना खाने के बाद 3-3 बार पूछ रहे थे टिफिन लिया कि नहीं ड्राइवर को। हाँ। फिर मैंने पूछा भैया काफी टिफिन पे काफी ख्याल है। अरे बोले जब घर जाता हूं तो बीबी पति आया कि नहीं पूछती नहीं है, पहले टिफिन पूछती है। टिफिन आया कि नहीं पूछती है। अरे वाह। तो टिफिन उससे मैंने ख्याल में आया कि अरे भैया टिफिन खाना भी है खाना भी पूरा, है, हाँ। और घर पे वापस लेके भी जाना है। तभी अगले दिन का खाना मिलेगा। अरे वाह। तो आपके साथ कभी हुआ है वो ऐसे कि आप आने से पहले कभी भाभी ने ड्राइवर से पूछा हो कि टिफिन लाया कि नहीं लाया? मेरा तो टिफिन हाँ। और उसके साथ मैं गर्म पानी पीता हूँ। हाँ। मैं 24 घंटा गर्म पानी पीता हूँ। अरे वाह। तो वो थर्मास, हाँ। काफी बार ऐसा हुआ कि थर्मास गुम गया, टिफिन गुम गया। तो फिर काफी बार सुनना पड़ता है। ये गर्म पानी का किस्सा ऐसा है कि मुझे काफी सर्दी खांसी का साइनस का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, एलर्जिक था। हाँ। तो इतनी तकलीफ होती थी कि मैं अगर एलर्जिक बोले तो टेम्परेचर डिफरेंस जैसी भी होता था तकलीफ होती थी। अरे बाप रे। मैं नहाया तो कम से कम 50-100 सीके तो आ जाती है। अरे बाप रे। और बीच बीच में 3-3, 4-4 घंटा काफी एलर्जिक तकलीफ। तो ऐसे हुआ था कि एसी लगाओ तो तकलीफ, एसी नहीं लगाओ तो तकलीफ, और धूप में यानी गर्मी के दिनों में भी काफी तकलीफ हो रही थी। तो 5-6 साल तकलीफ हुई। और फिर एक बार डॉक्टर तात्याराव लहाने, उनको मैंने बताया कि ऐसी तकलीफ मुझे हो रही है। तो उन्होंने डॉक्टर कीर्तने करके है, ENT स्पेशलिस्ट है बहुत बड़े, वेरी फेमस, मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में है। उनसे मेरी अपॉइंटमेंट करवा दी और मैं उनको मिला। तो मुझे तो लगा उतना बड़ा डॉक्टर है तो 4-5 हजार तो उनका फीस है सिर्फ चेकिंग का। तो मैंने तो सोच किया कि इनके पास गया तो ये तो पक्का ऑपरेशन ही करवाएंगे। तो उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन दिया, और जैसे मैंने पढ़ा तो उसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ था कि 24 घंटा गर्म पानी पियो, बाकी कोई दवाई नहीं थी। इससे आपको फर्क पड़ गया? अरे मैंने तो देखा वो, तो मैं सोचा कि ये करना है, तो मैंने किया, गर्म पानी पीना शुरू किया और इट वाज अ मैजिक। अरे बाप रे, कोई जादू की छड़ी घुमा दी ऐसा हो गया, और पूरा मेरी तकलीफ जो है पूरी की पूरी चली गई। मैं तो बाकी लोगों को भी सजेस्ट करूंगा कि इतने बड़े बड़े ऑपरेशंस से कुछ नहीं निकलता है, और छोटा सा इतना सा यानी बस गर्म पानी पियो तो पूरी तकलीफ चली गई। राइट। तो बाकी लोगों को भी सजेस्ट करूंगा, तो देखो आप भी ट्राई करके देखो, शायद ये कई बीमारियों पे दवा हो सकती है। राइट, जरूर ट्राई करेंगे वो ये भी।
ये अच्छी बात बताई आपने। तो इसके पहले भाऊ, जैसे कि आपको चलो पॉलिटिकल करियर तो अच्छा ही है, अभी भी मतलब आप पीक पे ही है आपका करियर, मैं ऐसा ही बोल सकते हैं। बट अगर आप पॉलिटिशियन ना होते तो फिर क्या होते भाऊ? पॉलिटिशियन ना होता तो क्या होता, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं है। शायद कुछ ना होता। नहीं फिर पहले मतलब कॉलेज टाइम में क्या मतलब आपका ये था कि चलो क्या बनना है? नहीं, कुछ नहीं, मैं बैडमिंटन प्लेयर बनना चाहता था। काफी ओके। अच्छा बैडमिंटन खेलता था और मैं सोचता था हमेशा कि कुछ मैं बैडमिंटन में नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक चला जाऊं। हाँ। लेकिन काफी लेट बैडमिंटन शुरू किया था, तो कोई कोचिंग कोचिंग उस जमाने में नहीं था। नहीं था। तो कोई कोचिंग नहीं कर पाया था, हम लोग ही खेलते थे और काफी खेलते थे। दो दो चार चार आपने पांच शायद पांच। कोड भी बनवाया है यहाँ पे उसके खेलने के लिए लिए। हम लोगों ने वुडन कोड बनवाया और काफी खेलते थे, काफी एंजॉय किया। लेकिन मैं सोचा कि कम से कम मुझे कोचिंग ना नहीं मिली है, तो मेरे बच्चा जो है मेरा, वो भी अच्छा बैडमिंटन खेलता है, तो उसको मैं कोचिंग अच्छे से दिलवाऊंगा। और जब वो कुछ 7th स्टैंडर्ड में था, बोले तो कुछ शायद 14-15 ईयर्स का होगा, 14 ईयर्स अंडर का, 14 में। 13-14 ईयर्स का होगा। तो उसको फिर मैं लेके कोच के पास गया पूना, हाँ। और बोला कि मैं तो कोचिंग कभी कर नहीं पाया, तो आप इसको अच्छे से करवाइए। कोचिंग कीजिए और इसको अच्छा प्लेयर बनवाइए। तो उन्होंने पूछा कि इसकी उम्र क्या है, तो मैंने बताया सब 13-14 ईयर्स है। तो बोले ये तो एज बार हो गया। बोला क्या बता रहे हो आप, अरे बाप थर्टीन रे, फोर्टीन 13 ईयर्स 14 का है और ईयर्स एज का। बार हो गया? तो बोले हाँ, इस उम्र में ये कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आपको स्टार्ट करना है तो इसको 8-9 ईयर्स का जब से था, तब से स्टार्ट तब शुरू। से स्टार्ट करना चाहिए था। अरे बाप रे। तो मैं तो दंग रह गया कि 13 ईयर का बच्चा भी एज एक बार बार। हो गया। तो मैं तो नहीं कर पाया, उसको भी नहीं दिला पाया। तो वो भी अगर करना है तो कैच देम यंग, काफी। हाँ हाँ, तो पहले से मैं तो एक दूसरा वो जो कोच था, छोटा दूसरा कोच था, वो तो बता रहा था कि मैं तीसरे चौथे साल से ही मेरे बच्चे के हाथ में रैकेट देके भेज देता था उसे उसको खेलने के लिए। यानी खेलना सिखा रहा हूँ। हाँ, तो आजकल इतने कम उम्र में लोग शुरू कर शुरू देते हैं कर देते हैं, कोचिंग, राइट। तब जाके नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच पहुंच पाते हैं। पाते हैं। बट 6-7 साल बहुत ही कम उम्र हो गई, मतलब उस हिसाब से देखा जाए तो। उससे भी पहले आजकल शुरू चालू कर हो देते, तो जाते बता हैं। दो। मतलब आपके और हमारे टाइम में तो बच्चा 18 साल का होता तब उसके बाद सोचते थे कि क्या बनना है। क्या बनना है। राइट राइट। तो अगर मैं पॉलिटिक्स में नहीं रहता था तो शायद बैडमिंटन खेलते रहता था, शायद ये कंपटीशन लेवल्स वगैरह नहीं, लेकिन अच्छा बैडमिंटन ओपन। खेलता रहता था, उसका मजा लेते रहता था और उसमें मुझे बट ज्यादा एज अ आनंद करियर आता क्या था। करते भाऊ? एज अ करियर, मैं शुरुआत जब मैंने इंजीनियरिंग करके आया था, उसके बाद तो सही में तो मैंने शुरू किया था ग्रेप फार्मिंग। ओके। मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था। हमारे पिताजी ने भी शुगर केन यानी गन्ना जो है हाँ। उसका तब का महाराष्ट्र का रिकॉर्ड किया था, और 1 एकड़ में लगभग 80-85 टन गन्ना उन्होंने लिया था अरे और बाप रे। महाराष्ट्र का अवार्ड लिया था। तो उनको काफ़ी इंटरेस्ट था फार्मिंग में। एग्रीकल्चर में, फार्मिंग में। तो अगर मैं इधर नहीं आता तो मैं ग्रेप फार्मिंग हो या और कोई उसमें हॉर्टिकल्चर। एक्सपेरिमेंट्स करता था और एक अच्छा बहिराजा, अरे एक वाह। अच्छा फार्मर बनता था। बही राजा तो वैसे भी आप अभी भी है ही। हमने बहुत जगह बोर्ड दिखे आपके। यस, वो हमारा ब्रांड है, ब्रांड है बही बहिराजा। राजा। राइट राइट। फिर आपकी फैमिली वगैरह इसके बारे में कैसा है भाऊ? इसको कैसे बैलेंस करते हैं आप? मतलब कि आपका जो पॉलिटिकल करियर है, पॉलिटिक्स है, और जो आपका पब्लिक फिगर है फॉर एग्जांपल आप, तो इसको और फैमिली को कैसे बैलेंस करते हैं? नहीं, फैमिली मुझे बैलेंस करती है, वही मुझे संभाल लेते हैं। समय तो नहीं दे पाते हम लोग, क्योंकि हमारी फैमिली अब छोटी नहीं है, हाँ, काफी बहुत बड़ी है। बड़ी फैमिली बन जाती है जब हम पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। तो फिर ख्याल नहीं दे पाते घर पे, बच्चों की तरफ ख्याल नहीं दे पाते हैं। हाँ। लेकिन मैं काफी लकी लकी हूँ। हुआ। बहुत अच्छी वाइफ मुझे मिली है, बहुत अच्छी फैमिली मुझे मिली है, और काफी वो ख्याल रखते रहते हैं मेरा।
बच्चों की कोई कंप्लेंट नहीं होती कि पापा आते नहीं, मिलते नहीं, टाइम नहीं देते? ये होती है। होती है, लेकिन अभी तो चलो वो तो बड़े बन गए तो हाँ, अभी समझ तो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब छोटे थे तो काफी कंप्लेंट उनकी रहती थी कि आपको हमारे लिए समय नहीं समय है। नहीं है, हाँ। आपने ये कब डिसाइड किया भाऊ कि जब आप मतलब इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद आए, और आपने कब ऐसे डिसाइड किया? क्या ऐसे सरकमस्टांसेस आए या फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने एकदम से पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का ये सोचा? क्योंकि आपके फादर जो थे, जिनको हम जानते हैं, ताता साहब भाऊ, बड़े भाऊ को, जिसको बड़े भाऊ बोलते हैं, उनको जानते हैं, उनका तो मतलब ऐसे एक्टिव पॉलिटिक्स में कोई ये नहीं था। तो फिर एकदम से आपने कैसे क्या डिसीजन लिया कि एक्टिव पॉलिटिक्स में अभी से हमने जाना है करके? और सिर्फ आप आए ही नहीं, तो फिर आपने सबसे पहले पहले मुझे याद है इलेक्शन आपने शायद नगर परिषद का किया था सबसे पहला, और आप पहले सबसे यंग नगर अध्यक्ष बने थे चिखली के। तो कैसे, मतलब ये सिचुएशन कैसे क्या आई एकदम से, मतलब क्या ऐसे चेंजेस हुए? मैं जब इंजीनियरिंग में था मैंने सिविल में एडमिशन लिया था। हाँ। तो सिविल इंजीनियरिंग का मेरा कॉलेज का पहला दिन, और हमारे सीनियर्स कुछ बिहार के, यूपी के काफ़ी सीनियर्स थे तब हमारे कॉलेज में, और पहले दिन मुझे पकड़ लिया और काफ़ी मेरी रैगिंग हो गई। और रैगिंग में मुझे आज तक याद है, उन्होंने एक ही सवाल मुझसे किया था। उन्होंने मुझे पूछा कि कौन सी ब्रांच में एडमिशन लिया है, तो मैंने कहा सिविल। तो अच्छा चलो, बोले सिविल का लॉन्ग फॉर्म बताओ। हाँ। तो मुझे तो पता नहीं था। तो बोले सिविल में एडमिशन लिया और सिविल का लॉन्ग फॉर्म पता नहीं, चल कान पकड़ और चल उठक उठक बैठक बैठक लगा। चलो। हाँ। तो 50 सिटअप्स निकाले हाँ। और फिर मुझे बताया उसने सिविल का लॉन्ग फॉर्म, और बोले ये रट ले, CIVIL सिविल। हाँ। बोले तो करप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। अरे बाप रे! तो अच्छा लॉन्ग फॉर्म का मतलब सिखाया उन्होंने। तो वो तो सीनियर था, उसने उसका लॉन्ग फॉर्म सिविल का जो है वो मुझे बताया। लेकिन सिविल करते करते मुझे पता चला कि सिविल का लॉन्ग फॉर्म है कंस्ट्रक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। हाँ। आगे बढ़ता गया तो मैं बाहर निकलते निकलते पता चला कि उसका लॉन्ग फॉर्म सिविल का क्लीनलीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। ओके। काफी दोस्त मेरे हो गए तो पता चला कोऑपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। हर सी का अलग अलग फेस पे अलग अलग मतलब था। और जब मैं बाहर आया तो मुझे पता चला CIVIL सिविल, इसका मतलब कांग्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अरे बाप रे! इसीलिए फिर आपने कांग्रेस का हाथ पकड़ के पॉलिटिक्स में एंट्री कर ली। तो पिताजी तो कांग्रेस विचारधारा से ही हाँ। जुड़े हुए हमेशा के लिए रहे, तो वही विचारधारा मुझे हमेशा प्रभावित करते रही। जैसे मैंने पहले बताया कि मैं सिविल इंजीनियर बन के आने के बाद पहले तो मैंने ग्रेप फार्मिंग शुरू किया, बागायतदार संघ स्थापन किया, और द्राक्ष बागायतदार संघ हम लोगों ने काफी बड़ा, बहुत बड़े लेवल पे। ग्रेप ग्रोवर्स थे जो ये जो द्राक्ष बागायतदार थे, हाँ। उन अंगूर के बागायतदार, उनको लेके हम लोगों ने बहुत बड़ी संगठन बनाई थी, और काफी मैं उसमें इंटरेस्ट ले रहा था। और उसी में नगर परिषद के चुनाव लगे। तो वो जो चुनाव थे वो डायरेक्ट इलेक्शंस, प्रेसिडेंशियल पॉल था वो। पूरी जनता, नगर सेवक नहीं तो पूरी जनता एक आदमी डायरेक्ट को प्रेसिडेंट चुन के देगी। ये विलासराव देशमुख जी तब सीएम थे, और उन्होंने सेकंड टाइम इन महाराष्ट्र, फर्स्ट 1974 में ये इलेक्शन हुआ था। महाराष्ट्र में एक ही बार हमारे पहले हुआ था, वो 74 में हुआ था, और उसके बाद 2004 में, 2001 में हुए थे। 2001 में हमारे वक्त सेकंड टाइम वो उस तरीके से इलेक्शंस हुए। और 1974 में पहली बार ये चुनाव जब हुए थे तब हमारे पिताजी डायरेक्ट नगर परिषद के प्रेसिडेंट बन गए थे, मेयर बन गए थे। 74 में पहले मेयर डायरेक्ट चुनाव में से। हाँ, पब्लिक में से जो हुआ था चुनाव, उसमें वो हुए थे। और फिर दूसरी बार चुनाव लगा तो हमें लगा हमारे पिताजी पहले बार बने थे तो हम लोगों ने भी अब करना चाहिए। और घर से तो लगभग सबकी ना थी,
कोई इंटरेस्टेड नहीं था हमको कि हमने नगर परिषद का चुनाव लड़ना चाहिए। पिताजी खुद भी इंटरेस्टेड नहीं थे हमारे लिए। वो बता रहे थे कि आप एमएलए का चुनाव लड़ो। तो मैंने कहा कि डायरेक्ट एमएलए का चुनाव लड़ने से मैं कहीं से शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि उसकी उम्मीदवारी भी मिलना इतनी कोई आसान बात तो नहीं था। तब कांग्रेस का बहुत ये था, तब बड़े बड़े लोग थे तब, और मुझे एमएलए का उम्मीदवारी मुझे कहां से मिलेगी। तो मैंने नगर परिषद का चुनाव लड़ने का सोचा, और तब नगर परिषद के लिए भी कांग्रेस की तरफ बड़े बड़े उम्मीदवार थे, बहुत बड़े बड़े उम्मीदवार थे, तगड़े तगड़े उम्मीदवार थे। तो मैंने मीटिंग्स लेना शुरू कर दिया चिखली में, कॉर्नर मीटिंग्स, और मैं हर कॉर्नर मीटिंग में पूछता था लोगों से कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, क्या आप मुझे साथ दोगे। और मैंने ऐसी लगभग 200 से ज्यादा कॉर्नर मीटिंग्स की। अरे बाप रे। और कितने टाइम फ्रेम में ये सब? सब ज्यादा से ज्यादा 1.5-2 महीने में मैंने पूरा चिखली कवर किया, 200 से ज्यादा मीटिंग्स की। और ज्यादा एक 1.5 महीना ही मिला होगा मुझे, लेकिन उसमें मैंने किया। और फिर पता नहीं अपने आप हालात ऐसे बनते गई कि सब बड़े बड़े उम्मीदवार जो थे वो लड़ना नहीं चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि मैंने ही लड़ना चाहिए। ओके, अरे वाह। और बाद में तो ऐसी हालात बन गई कि मेरे अलावा पार्टी के पास कैंडिडेट नहीं था कि अगर मैं भी मना करूं तो दूसरा कैंडिडेट नहीं है। तो फिर पार्टी के तरफ से प्रेशर आने लगा कि मैंने उम्मीदवारी नहीं बोलना चाहिए, उम्मीदवारी लेनी चाहिए। तो फिर मैं तो उम्मीदवारी मांगने गया भी नहीं था। मुझे एक दिन कोई हमारा सीनियर लीडर आया बुल्ढाना से और मुझे जबरदस्ती लेके गया वासनिक साहब के पास और बोला कि चल वासनिक साहब को बता देना कि तू तैयार है। तो मैंने बोल दिया उनको कि मैं तैयार हूं, आप अगर चाहे तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। बस उतना बोला और वापस आ गया। और एक दिन मेरा नाम डिक्लेयर हो गया। चुनाव लड़ा और 10,000 वोटों से मुझे लोगों ने चुन के दिया और पहला चुनाव मेरा, मैं जीत गया और काम शुरू हो गया। और इस तरीके से मेरी एंट्री हो गई, एंट्री की, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं जब कॉलेज में था तब दिमाग में भी नहीं था कि मैं कभी पॉलिटिक्स में जाऊंगा। अरे बाप रे। लेकिन पता नहीं वो शायद सितारों ने ऐसे वो कहते हैं ना, मछली के बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता है कैसे तैरना। तो अपने आप जैसे इलेक्शन लगे तो उतर गए, शुरू हो गया। अरे वाह। तो फिर ये नगर परिषद के चुनाव होने के बाद लगभग आपको ऑलमोस्ट 4 साल मिले नगर परिषद में। फिर आपने पहली बार 2004 में आई थिंक एमएलए का इलेक्शन पहली बार कंटेस्ट किया था। फिर एमएलए के लिए कहाँ से मतलब तैयारी कैसे की आपने, मतलब कहाँ से की? पता नहीं, वो भी जैसे मैं नगराध्यक्ष बन गया तो शहर में काफी अच्छे काम, काफी इनोवेटिव काम, काफी बड़े बड़े काम, स्वच्छता अभियान से लेकर मैंने काफी काम किया। और मैं दोपहर में 4 बजे तक नगर परिषद का काम करता था और 4 बजे के बाद जाके देहातों में काम करता था। मैंने यूथ कांग्रेस की काफी ब्रांचेस खोली और काफी काम मैं बाहर करने लगा। और इतना काम किया मैंने बाहर, इतना घूमा, इतनी मेहनत की मैंने बाहर कि 2004 में 2001 जैसे हुआ, इतने बड़े बड़े उम्मीदवार थे तब भी विधानसभा के लिए कांग्रेस के पास बड़ी बड़ी कैंडिडेट्स थे। लेकिन मैं काम करता रहा। मैं सिर्फ एक बार दिल्ली गया और वासनिक साहब को बताया मैंने इतना काम किया और मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, आपने अगर उम्मीदवारी दी तो मैं लड़ूंगा और मैं चुन के भी आऊंगा, और अगर आपने ना दी उम्मीदवारी तो जिसको उम्मीदवारी आपने दिया उसके लिए मैं ताकत से काम करूंगा और कांग्रेस का कैंडिडेट चुन के आएगा। इस तरीके से मैं पूरी कोशिश करूंगा। और फिर मैं दोबारा बंबई गया भी नहीं, दिल्ली गया भी नहीं उम्मीदवारी मांगने के लिए। और मेरे खिलाफ जो उम्मीदवारी मांग रहे थे वो मतदार संघ में आए नहीं, वो तो दिल्ली और बंबई में थे। और 3 दिन पहले मुकुल वासनिक जी का फोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि पार्टी ने तुम्हें उम्मीदवारी देने का फैसला लगभग ले लिया है, 99% फाइनल हो गया है, आप तैयारी में जुड़ जाओ। और इतनी कम उम्र में मुझे वो उम्मीदवारी भी मिली और काफ़ी मेहनत मैंने की। लेकिन आखिरी के 3-4 दिनों में मुझे बुखार आ गया, टाइफाइड हो गया
मैं 4-5 दिन घूम नहीं पाया, और चुनाव में मैं सिर्फ 500 वोटों से मैं वो चुनाव हार गया। बैड लक, पर फिर भी मतलब चलो कोई नहीं, उसके बाद आप उतने ज्यादा लीड से चुन के आए। हाँ, फिर कई से सुधार रिजल्ट के दूसरे ही दिन दिन आपने चालू कर दिया फिर से मैंने घूमना शुरू किया। 5 साल कड़ी मेहनत की, कठोर तपश्चर्या जिसको बोलते वो हाँ। की, और फिर अगले चुनाव में मैं 26,000 वोटों से चुन के आ गया। 500 कहा और 26,000 कहा। राइट राइट। तो बीच में आपका मतलब जो कि समझो नगर अध्यक्ष, फिर उसके बाद एमएलए के लिए, फिर एमएलए के लिए 5 साल घूमना, फिर एमएलए के लिए, तो इसके बीच आपका बाकी के क्या ये मतलब प्रिपरेशन होते थे? जैसे कि समझो अभी बहुत सी मतलब कि जिला परिषद होते हैं, तो अभी ऐसा मतलब क्या क्या आप ये कर सकते थे? नहीं, मैं समझा नहीं आपका सवाल, लेकिन मैं जो कहता हूँ कि विधानसभा का मैं चुन के आ गया, मैं एमएलए बन नहीं गया। मतलब कि जिम्मेदारी क्या थी आप पे, मतलब पार्टी की तरफ से? नहीं, तो पार्टी का काम तो मैं काफ़ी शुरू से ही कर रहा था, जबकि मेरे तरफ कोई जिम्मेदारी नहीं थी पार्टी की। उसके बाद मेरे पास कोई पोस्ट नहीं थी, कोई पद नहीं था, उसके बाद भी मैं पार्टी का काम पूरी ताकत से करता था। जो भी ब्लॉक कांग्रेस का प्रेसिडेंट था उसको मैं पूरी ताकत से मदद करता था। मैं यूथ कांग्रेस की ब्रांचेस सब जगह खोल रहा था। उसके बाद जो भी चुनाव आता था उसमें कड़ी मेहनत लेता था। मुकुल वासनिक जी का तब जब मैं कोई पोस्ट पे नहीं था, तब उनका एमपी का जो इलेक्शन था वो पूरा चिखली का प्लानिंग मैंने ही किया था उस समय। और जो भी चुनाव आते थे वो पार्टी के लिए जीतना अपन इस तरीके से करते थे। नगर परिषद हो, जेडपी पंचायत समिति हो, एपीएमसी जिसको बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज, उसके इलेक्शंस हो, हर इलेक्शंस मैंने पार्टी के लिए किया। जबकि कोऑपरेटिव फील्ड में जो भी इलेक्शंस थे वो पार्टी पे नहीं होते थे, वो इंडिविजुअल अपने लेवल पे होते थे। वो इंडिविजुअल लेवल पे होते थे। और उसमें ऐसा होता था कि कांग्रेस के जो भी लीडर्स थे वो पूरे ऑपोजिशन लीडर्स वालों के साथ मिलके वो इलेक्शन लड़ते थे। हाँ, सब मिलके एक पैनल बना देते। हाँ, तो पार्टी का उसमें काफी नुकसान होता था, क्योंकि हर कोई दूसरे से एडजस्टमेंट कर लेता था और कोऑपरेटिव में इलेक्शन लड़ता था। मैंने वो सब बंद करके कोऑपरेटिव के इलेक्शन भी पार्टी लेवल पे करवाए। उस पे हम लोगों ने पैनल किए और पार्टी के नाम पर हम वो इलेक्शन, वो चुनाव लड़े और वो चुनाव जीत के आए, और उसके वजह से पार्टी काफी मजबूत हो गई। अरे वाह, मतलब काफी अच्छी बात है ये कि जैसे कि इतने कम टाइम में मतलब कि आपने पर्सनल पॉलिटिकल तो किया ही, समझो पर्सनल लाइफ भी बैलेंस करना, पॉलिटिकल भी बैलेंस करना, और समझो आपकी जो पब्लिक लाइफ है वो भी बैलेंस करना, काफी अच्छी चीज बात है। पर इसमें कभी ऐसे कुछ हुआ है कि जैसे आपको सेटबैक बैठा हो कि यार ये नहीं हुआ, फिर थोड़ा सा पीछे आए, फिर कभी ऐसे ऐसे कभी हुआ है? तो वैसे जो प्लान होता है हमारा, हम लोगों ने इलेक्शंस लड़ना शुरू किया तो ऐसे कोई सेटबैक तो कभी बैठा नहीं। सिर्फ अभी ये एमएलए का चुनाव में जो हार गया वो एक ये था कि जीतने वाला चुनाव मैं जीत नहीं पाया, हार गया, तो ठीक है। लेकिन राजनीति में ऐसा कुछ होते नहीं रहता है, चलते रहता है। हार जीत तो चलती हार जीत चलते रहती है। और किसी ने कहा ना कि तुम गिर गए तो हारे, ऐसा नहीं, गिरने के बाद फिर से खड़े नहीं रहे तो हारना बोलते, तो हार गए। तो आप तो तुरंत खड़े हो गए, तुरंत खड़े होके भागना शुरू कर दिया वापस। तो मतलब ऐसा कुछ है नहीं। अभी थोड़ा सा हम पर्सनल लाइफ पे आते हैं वो, कि जैसे कि आपकी शादी, मतलब कि बहुत से लोगों को बहुत से अलग अलग बातें पता होती है, तो आपकी शादी कैसे हो? मतलब लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, कैसे है? मतलब लव आफ्टर मैरिज, लव आफ्टर मैरिज, ओके। अरेंज मैरिज ही है। यस, अरेंज मैरिज। और काफी लकी हूं मैं कि बहुत अच्छी वाइफ मुझे मिली है। हर टाइप में सपोर्ट करते हैं आपको, हर जगह, मतलब जहाँ जहाँ जरूरत होती है वहां पे। अरे वाह। और कोई बात बहू ऐसी की जो मतलब आपके और भाभी के बीच में कभी होती है, जैसे कोई किस्सा हो आपका?
कि जो बात आप समझो कोई भाभी को बताना नहीं चाहते पर भाभी को कहीं से पता लग जाती है? उसका और मेरा जो कॉम्बिनेशन है वो मैं मजाक में कभी कभी कई बार बताता हूँ कि उसका और मेरा नेचर में काफ़ी डिफरेंस है। जैसे कि जो कलर मुझे पसंद है वो उसको पसंद नहीं, उसको अलग कलर पसंद है। मैं वो वेज प्रिफर करती है, हाँ, मैं नॉनवेज प्रेफर करते नॉन वेज प्रिफर करता हूँ। ऐसे काफ़ी बातें कि अलग 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 दोनों की चॉइसेस है। जैसे कि उसको राम एक पत्नी व्रत लेने वाले राम जो है हाँ। वो उन्हें पसंद है, मुझे श्री कृष्ण पसंद है। तो, अरे तो ऐसे ऐसे काफी ऐसे, है। हाँ। सिर्फ एक ही बात है हाँ, जिसमें हम दोनों के विचार मिलते हैं या दोनों एक दूसरे से मिलते हैं कि मैं जब भी शॉपिंग करने जाता हूं हाँ, तो मैं मेरे लिए कुछ नहीं खरीदता हूं, पहले उनके लिए मैं खरीदते हैं। उनके लिए ही खरीदता हूं और उनका भी वैसे ही है। हाँ। वो भी जब भी शॉपिंग करने जाती है हाँ। तो वो उनके लिए ही खरीदती है, मेरे लिए अरे, नहीं। आपके लिए कुछ नहीं। ऐसा कोई होता है बहू कि आपके तो अभी अनगिनत मतलब हजारों में क्या लाखों में कार्यकर्ता हुए, कोई ऐसा कार्यकर्ता है जिसकी कोई अतरंगी मांग हो आपसे कि भाऊ ये हमारा ये काम, आपके पास तो कोई काम कुछ भी लेके आता होगा काम, ऐसा कोई अतरंगी की जो आपको अभी भी मतलब पिछले 10 15 20 साल में आपको याद होगा कि साला ये मेरे पास आया था, या ऐसा कुछ तो भी ऐसा लाया? ये मैं तो कोई गलत काम लाता है तो मैं मना कर देता हूँ कि भाई ये काम नहीं, मैं गलत नहीं, करूंगा। अतरंगी होता है। जैसे कि अभी हमने एक जगह न्यूज में पढ़ा था कि किसी ने सीएम को लेटर भेज के बोला है, भेज के मांग की है कि सीएम साहब हमारी शादी करा दो, लड़की मिल नहीं रही है। ये तो आते रहते हैं, ऐसे कई लोग आते रहते हैं। ऐसा कोई किस्सा शाम आपको याद हो? शाम के समय या रात के समय काफी हाँ, फोन ज्यादा आ आते हैं। जाते हैं। तो ये पॉलिटिक्स है, इसमें करते रहना चाहिए। लेकिन बहुत सी बार तो ये अनुभव होता है कि आपने मुझे पहचाना? हाँ पहचान लिया, तो चलो बताओ नाम क्या है मेरा। अरे भाई यहाँ नाम क्या बताने की जरूरत है? तो नहीं 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 नहीं, चलो बताओ, पहले बताओ मेरा नाम क्या है। तो बस ऐसा बोलने वाले तो काफी लोग मिल जाते हैं और पकड़ ही लेते हैं, जान ले लेते हैं कि मेरा नाम पता नहीं आपको। फिर क्या उसके बाद क्या रिएक्शन होता है उसका? तो उसको भी टालने के काफी अभी कला सीख गए हम लोग, तो चलते रहता है। लेकिन कुछ भी हो, लोगों के काम करते रहना चाहिए। लोग आते रहते हैं, मिलते लोग बहुत रहते उम्मीद हैं। लेके आते हैं। बहुत सारे ग्रामीण इलाकों के लोग होते हैं, देहातों में से लोग आते हैं, अनपढ़ होते हैं, तो पता नहीं तकलीफ़ें उनको होती है, हम लोगों को वो समझा नहीं पाते ठीक से क्या तकलीफ़ है। लेकिन मुझे तो हमेशा लगता है कि लोगों की सेवा करते रहना चाहिए। रहनी चाहिए। मैंने एक कहीं 4 लाइंस पढ़ ली थी कि जो मैंने मेरे पीछे चिपका दी कि ताकि मुझे हमेशा याद रहे। तो वो 4 लाइन ऐसी थी कि कौन जाने कब मौत का पैगाम आ जाए और मेरी ज़िंदगी की आखिरी शाम हो जाए, इसीलिए तलाश करता हूँ ऐसे लम्हों की कि मेरी ज़िंदगी भी किसी के काम आ जाए। अरे वाह वाह, तो बढ़िया बढ़िया। पता नहीं बस वो लेके चल पड़े काम करते रहते हैं कि चलो अब किसी तरह किसी को मदद कर सके। मैंने ऐसी एक किस्सा एक जगह पढ़ा था कि एक मंत्री महोदय थे और मिलने के लिए काफ़ी लोग बाहर इकट्ठा हुए थे, लेकिन वो हर एक को बता रहे थे उनके बाहर जो पीए था कि मिनिस्टर साहब बहुत बिजी है तो मिल नहीं पाएंगे। तो एक बुज़ुर्ग वहाँ पे आया, पहले दिन आया मुलाकात नहीं हुई, दूसरे दिन आया मुलाकात नहीं हुई, तीसरे दिन जब वो बुज़ुर्ग आया तो फिर से बताया गया कि मंत्री जी काफ़ी व्यस्त है मिल नहीं पाएंगे। और मिल नहीं पाएंगे। तो फिर उन्होंने एक खत लिखा, एक 2-3 लाइन उस पर लिखे और वो पीए को दे दिए कि मंत्री जी को दे दो। उन्होंने अगर पढ़ के बुलाया तो ठीक है हम मिलेंगे, नहीं तो और कल आ जाएंगे।
तो वो पीए अंदर गया, मंत्री जी को वो दिखाया और बाहर आया और बताया वो बुजुर्ग के, अरे चलो चलो आपको बुलाया अंदर। मिनिस्टर साहब ने बुलाया, मंत्री जी ने बुलाया। लेकिन मुझे ये बताओ, आपने उस पे क्या लिखा था कि वो पढ़ने के बाद तुरंत उनका चेहरे उनका बदल गया और उन्होंने बोला कि तुरंत उनको भेज दो अंदर, ऐसा आपने क्या लिखा था उसमें? तो बुजुर्ग बता रहे थे कि मैंने उस पे लिखा कि आप व्यस्त हो, इसीलिए हम आपसे मिलने आए हैं। कल जब आप व्यस्त नहीं रहोगे तो मैं क्या, कोई कोई आपसे आपसे मिलने नहीं मिलने आएगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो व्यस्त रहो और लोगों के काम काम करने में करते मस्त रहो। मस्त रहो, राइट। आपका हॉलीडे वगैरह कुछ होता है वो, मतलब करते हैं आप हॉलीडे वगैरह कभी फैमिली के साथ कहीं जाते हैं? या कोशिश तो करते रहता हूँ कि बीच बीच में कहीं जाके आना चाहिए। हमारे पिताजी हमेशा बताते रहते थे कि हो सके उतना घूमते रहो, दुनिया देखो, काफ़ी सीखने को मिलता है बाहर से। हाँ। और वो उनकी स्टाइल थी, वो तो काफ़ी काम में व्यस्त रहते थे, बहुत काम करते थे, मुझसे भी ज़्यादा काम करते थे, लेकिन Right. फिर भी समय निकालते थे और तुरंत कहीं होके आते थे, कहीं घूम के आप आते गए थे। थे शायद, भाऊ ने बताया था हमें एक बार, आप कैलाश मानसरोवर गए थे भाऊ के साथ। नहीं, वो कैलाश मानसरोवर गए थे, 2 बार गए थे, जबकि एक बार भी जाना किसी से संभव नहीं होता होता नहीं है, होता और है। 2 बार वो गए। हिमालय में वो लगभग 29 बार गए। अरे बाप रे। तो एक बार उनके साथ हिमालय में केदारनाथ जाने का मौका मुझे मुझे मिला और काफ़ी मैंने एंजॉय किया। वो तो हिमालय में जाते थे तो बैटरी चार्ज करने के लिए करके जाते जाते थे, थे। राइट। तो उनकी बैटरी उसमें चार्ज हो जाती थी बाहर घूम के आने में। मैं भी कोशिश करते रहता हूँ फैमिली के साथ 2-4 दिन 5 दिन जहाँ भी हो घूम के आ जाके जाओ। बीच में शॉर्ट ब्रेक लेके। हाँ, और वो काफ़ी बैटरी चार्ज कर देता है आपकी। आपका सबसे मतलब पसंदीदा स्पॉट कौन सा है, मतलब कौन सी डेस्टिनेशन आपकी इंडिया में, इंडिया के बाहर क्या प्रेफर करते हैं आप, मतलब? पिताजी को हमारे माउंटेन्स अच्छे माउंट लगते थे, हाँ। हिमालयस में वो जाते थे, क्योंकि बड़े बड़े पर्वत जो है वो उनको खींच लेते थे। अलग ही शक्ति मिलती थी मुझे समंदर जो है वो वो भाता है, उसकी गहराई जो है, उसमें जो वेव्स आती रहती है, वो मुझे अट्रैक्ट करती है। और मैं हमेशा सोचते रहता हूँ कि समंदर में कहीं जाऊं, कहीं घूमने जाऊं, वो समंदर जो है वो मुझे अट्रैक्ट कर अट्रैक्ट लेता है। करता है। अरे वाह, मतलब दोनों के एकदम अलग अलग। पता नहीं अलग अलग है या एक ही है, कहते हैं कि समंदर में से ही। पहाड़ निकला है। हाँ, ऐसा कहते हैं, पता नहीं है। अरे वाह, लास्ट टाइम कहाँ गए थे भाऊ आप, मतलब फैमिली के साथ गए थे, कैसे, कहाँ गए? मैं लास्ट टाइम अभी मालदीव्स गया था, हाँ। और समंदर के काफी अंदर जो वाटर विलास रहते हैं। वाटर विलास थे, उसमें 3 दिन था, तो काफी एंजॉय किया मैंने वो। अरे वाह। हमने अभी आपका मतलब हम प्रोफाइल देख रहे थे थोड़ा सा, मतलब प्रिपरेशन हमारा करने के लिए, तो हमने एक आपको क्रूज वाला भी वीडियो देखा था। हाँ, वो सिंगापुर में हमने एक क्रूज किया था, सिंगापुर से मलेशिया, और वो क्रूज था इसीलिए सिंगापुर गए थे। तो काफी बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस आया, बहुत बड़ा क्रूज था, यानी लगभग 10 से 12 मंजिल वाला वो क्रूज था। उसमें कम से कम 5,000 के आसपास पैसेंजर्स रहने के लिए रूम्स थी। अरे बाप रे। उसमें 10 से 12 रेस्टोरेंट्स थे, उसमें गोल्फ, उसमें वॉलीबॉल, फुटबॉल से लेकर सब ग्राउंड्स सब। थे, उसमें कजीनोज थे, दुनिया भर का सब कुछ सब उसमें फैसिलिटीज था। अवेलेबल थी। बहुत बड़े बड़े मॉल्स थे, यानी शॉपिंग मॉल्स थे अरे बाप रे। उसमें। काफी बड़ा बड़ा क्रूज था वो। और मलेशिया तक जाके, मलेशिया से हम लोग वापस आए तो उतने समय में हम लोग वो पूरा क्रूज घूम भी नहीं पाए, इतना बड़ा क्रूज था वो। अरे बाप रे, वो 5 दिन में भी नहीं घूम पाए। ना, और एक्सपीरियंस, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था आपका, मतलब कि? वो क्रूज का हाँ। काफी अच्छा, बहुत बढ़िया क्रूज का एक्सपीरियंस था, काफी एंजॉय किया हम लोगों को। एक रूम भी जो मिला था वो बालकनी वाला रूम था, सी फेसिंग। view। तो रात के समय हम लोग वहाँ पे रहते थे, दिन में भी काफी वहाँ से समंदर देखते थे,
काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा लगा मुझे तो। और वैसे भी मेरा समंदर मुझे खींच लेता है, तो बुला उसने भी खींच लिया। है। या बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा अच्छा, एक्सपीरियंस। अरे वाह, वेरी गुड। तो चलिए भाऊ, आपने इतना अच्छा टाइम दिया और इतनी अच्छी बातें की हमारे साथ खुल के, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यस, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और काफ़ी बातें हुई, काफ़ी समय भी हो गया। हाँ। अब रात के 12 बज गए, तो मैं सोचता हूँ कि चलो अगली बार और ज़्यादा बातें करेंगे। और व्यूअर्स को भी मैं बताना चाहूँगा कि आप योलो अनकट को सब्सक्राइब करो। और चलो, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाऊ।